सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, एक बात आपके मन में भी बहुत बार आई होगी या मेरे मन में भी कई बार ये बात आई है कि वामन मेश्राम जी बहुजन समाज का आंदोलन चला रहे हैं, निरंतर आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं। SC ST OBC के लोगों में जन जागृति का अभियान चला रहे हैं। निरंतर वे 45 साल से बिना रुके बिना थके निरंतर भारत देश में प्रबोधन के कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को जानकार बना रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के हक और अधिकारों का आंदोलन वे चला रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर मन में आती है कि जब वो बहुजन समाज के हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए अगर आंदोलन चला रहे हैं तो फिर समाज में वामन मेश्राम जी का विरोध करने वाले लोग क्यों हैं? बहुजन समाज में ऐसे लोग क्यों हैं जो वामन मेश्राम जी का विरोध करें? ऐसा मन में प्रश्न आता है। तो इसके तो बहुत सारे अलग अलग जवाब दिए जा सकते थे या दिए जा सकते हैं कि लोग विरोध क्यों करते हैं या क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई ऐसा ठोस कोई बात चाहिए थी, जानकारी चाहिए थी कि जो मैं कम से कम वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर सकूं। जवाब देने को तो बहुत सारे जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी विषय पर या किसी बात पर अगर हम चिंतन करते, मनन करते हैं तो हमें उसको गहराई से समझना चाहिए, उसके कुछ ठोस बातें निकल के आनी चाहिए और फिर उसके बाद उस पर कुछ कंक्लूजन भी हमने निकालना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आखिर वो मेश्राम साहब का विरोध क्यों करते हैं, इस बारे में मुझे जो जानकारी मिली तो वो जब मैं बुद्ध और उनका धम्म किताब पढ़ रहा था तो वहाँ जो रेफरेंस मिला तो वहां से मुझे समझ में आया कि आखिर समाज में ऐसा क्यों होता है, हमारे बहुजन समाज में ऐसा क्यों होता है आखिर। तो बुद्ध और उनका धम्म में ये बताया गया है, लिखा हुआ है कि जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है बुद्ध गया में, और ज्ञान प्राप्त होने पर वो नए प्रकाश की खोज करते हैं और उसके कारण पूरे संपूर्ण क्षेत्र में, जो भारत का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में इस बात का बहुत तेजी से प्रचार होता है कि तथागत बुद्ध को नया प्रकाश प्राप्त हुआ है, उन्होंने नए ज्ञान की खोज कर ली है जो कि इसके पहले संसार में या दुनिया में अस्तित्व में नहीं था। उन नए सिद्धांतों की तथागत बुद्ध ने खोज की है। तो इस विचार का तेजी से सब तरफ प्रचार होता है और लोगों में इस बात का प्रचार हो जाता है कि तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब ये प्रचार होता है तो उसके बाद तथागत बुद्ध अपने कपिल वस्तु में, जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ वो छोटे से बड़े हुए, तो उस कपिल वस्तु में अपने भिक्षु संघ के साथ में वापस आते हैं। तो घटना इस प्रकार है कि तथागत बुद्ध जब कपिल वस्तु आते हैं तो कपिल वस्तु में जो शाक्य संघ है वो शाक्य संघ दो भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग वो होता है, यानी शाक्य संघ में कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो तथागत बुद्ध के विरोधी होते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं हुआ, प्रकाशमान किया नहीं किया, बल्कि वे इस बात के समर्थक थे कि जब रोहिणी नदी को लेकर शाक्य संघ और कोलीय संघ के बीच में जब युद्ध करने का निर्णय लिया जा रहा था तो उस समय सिद्धार्थ गौतम ने अपनी टांग बीच में अड़ाई और टांग अड़ाने के कारण हुआ ये कि युद्ध नहीं हो सका और युद्ध नहीं हो सकने के कारण जो रोहिणी नदी का पानी है वो रोहिणी नदी का पानी कोलीय संघ और शाक्य संघ दोनों में बांटा जा रहा है। अगर वो बांटा नहीं जाता तो रोहिणी नदी का पूरा पानी शाक्य संघ ही उपयोग में लाता तो हमारी खेती को फायदा होता। तो ये सिद्धार्थ गौतम ने बीच में टांग अड़ाई, इस वजह से बंटवारा करना पड़ा और आधा पानी उधर जाता है, आधा पानी हमें मिलता है। अगर वो युद्ध होता तो युद्ध में हम कोलीय संघ को हरा देते और हराकर फिर सारे पानी के ऊपर हम लोग ही कब्जा कर लेते। ऐसा सोचने वाले जो है शाक्य संघ में भी कुछ परिवार थे, तो उन्होंने तथागत बुद्ध का विरोध किया। वो उनके ना मान सम्मान में उपस्थित हुए, ना स्वागत के लिए उपस्थित हुए, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई कि भाई हमारे शाक्य संघ के और शाक्य संघ के ही तथागत बुद्ध थे और उस संघ से एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने ज्ञान प्राप्त किया, प्रकाशमान हुआ है, दुनिया को प्रकाशमान कर रहा है, अंधेरे को समाप्त कर रहा है, उसके प्रति कोई क्या कहते सहानुभूति भी नहीं, ना ही कोई ऐसा
सम्मान प्रदर्शित किया। दूसरा वो शाक्य संघ का वो खेमा था जो तथागत बुद्ध के समर्थन में था। तो उन्हें वो अहिंसा के समर्थन में था। वो इस बात के लिए बुद्ध का धन्यवाद देते हैं कि शाक्य संघ और कोलीय संघ के बीच में युद्ध नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। यदि हिंसा होती तो खून खराबा होता और जान माल का नुकसान होता। सिद्धार्थ गौतम के विरोध करने के चलते वो युद्ध नहीं हो सका और युद्ध ना होकर बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से उस समस्या का समाधान किया गया। तो इस बात को मानने वाले भी शाक्य संघ में परिवार थे। तो जो परिवार शाक्य संघ में ऐसे थे जिन्होंने तथागत बुद्ध की इस विचार को स्वीकार किया था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से उसका हल निकलना चाहिए, ऐसे परिवारों ने यह डिसाइड किया था कि तथागत बुद्ध जब अपने भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु आएंगे तो तब हम अपने परिवार से एक एक पुत्र को भिक्षु संघ के लिए समर्पित करेंगे या भिक्षु संघ को देंगे। अब ये जो घटना हुई, इस घटना से आप समझ सकते हैं कि तथागत बुद्ध भी शाक्य संघ के, शाक्यवंशी, जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी शाक्य संघ के, जो समर्थन करने वाले हैं वे भी शाक्य संघ के। तो तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध जैसे महान व्यक्ति का भी विरोध करने वाले लोग उपस्थित थे ही। उन्होंने बुद्ध की महानता को नहीं माना, बुद्ध की महानता को नहीं समझा और ना ही उनका कोई स्वागत किया, बल्कि जो बुद्ध के समर्थन में थे कि बुद्ध ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, शाक्य संघ और कोलीय संघ के समय उन्होंने फूल मालाओं से स्वागत किया, उनको भोजन दान कराया और फिर अपना एक एक पुत्र दान भी दिया। लेकिन विरोधी लोगों ने स्वागत भी नहीं, कुछ नहीं किया। तो बुद्ध के समय भी ये विरोधी लोग थे। तो इससे हम इसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में आप कितना भी बहुजनों के हक अधिकार के लिए कितनी भी बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़े, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपका निरंतर विरोध करते रहेंगे। अब तथागत बुद्ध के बाद में जितने महापुरुष हैं, उन महापुरुषों में भी बहुत सारे मतलब लगभग सभी महापुरुषों के अगर आप जीवन संघर्ष का अध्ययन करेंगे तो बहुजन समाज के लोगों ने विरोध किया। ब्राह्मण तो बहुजन समाज के लोगों को ही आगे करता है। अगर ब्राह्मण आगे होगा तो बहुजन समाज में जागृति बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से फैल जाती है, तो वो बहुजन समाज के लोगों को ही आगे करता है। तो ऐसे विरोधी लोग हमेशा रहेंगे। तो अब जब ये पक्का है कि ऐसे विरोधी लोग 2%, 4%, 5% जो भी है वो हमेशा रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आंदोलन करने वाले ने क्या करना चाहिए? तो तथागत बुद्ध से ही हम सीख लेते हैं कि तथागत बुद्ध ने जिन लोगों ने विरोध किया उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी तरफ कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि जो लोगों ने तथागत बुद्ध का समर्थन किया, अपने घर से एक एक पुत्र को भिक्षु संघ के लिए अर्पण किया, समर्पित किया, तो उन भिक्षुओं को तथागत बुद्ध ने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देकर इस लेवल तक पहुंचाया कि वो समाज और देश का नेतृत्व कर सके। तो आंदोलन करने वाले या हमारे जैसे भी जो कार्यकर्ता है, चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, आपका विरोध करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, वो विरोध करते रहेंगे। उनकी इज्जत जाएगी तब भी विरोध करेंगे, उनकी मिट्टी पलित होगी तब भी विरोध करेंगे, समाज उनके ऊपर थू करेगा तब भी विरोध करेंगे। तो ऐसे समाज में लोग रहते ही है, कुछ % लोग रहते हैं। इसलिए उनकी तरफ ध्यान न देते हुए हमने केवल अपने प्रोग्रामिंग, अपने उद्देश्य की तरफ अगर हम ध्यान देते जाते हैं तो उद्देश्य का समर्थन करने वाले लोग हमारे समर्थन में खड़े होते हैं और जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। वैसे भी हमारे आंदोलन का टारगेट जो लोग विरोध करते हैं वो नहीं है। हमारे आंदोलन का टारगेट अगर परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन है और संपूर्ण समाज का विकास, संपूर्ण समाज की खुशहाली, संपूर्ण बहुजन समाज के सुख और शांति हमारा लक्ष्य है, तो विरोधियों का उसमें कोई मीनिंग निकलता नहीं है। इसलिए साथियों ये छोटी सी बात आई थी, क्योंकि बुद्ध के समय में जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि बुद्ध के समय में भी ऐसे लोग थे, बल्कि बहुजन समाज के ऐसे लोग, क्योंकि बुद्ध भी शाक्यवंशी थे, समर्थक भी उनके शाक्यवंशी थे और कपिलवस्तु में विरोध करने वाले भी शाक्यवंशी थे। तो ये मुझे बहुत ऐतिहासिक एग्जाम्पल लगा
और इससे हमने बल्कि हौसला लेना चाहिए। अपना मनोबल कम करने की आवश्यकता नहीं, अपना मनोबल हम इससे बढ़ा सकते हैं कि विरोध करने वाले हमेशा रहेंगे। एक सामान्य सी बात है, जिस प्रकार हम कहते हैं प्राकृतिक बात होती है, नैसर्गिक बात है, वैसे एक नैसर्गिक बात है कि विरोध करने वाले रहते हैं, लेकिन हमने अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनि निवासी।